तेज गति, भुगतान और आसान उपयोग की वजह से भारत का यूपीआई दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। सिंगापुर के पे नाउ और भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के बीच आज क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हेसिन लूंग भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। यूपीआई और पे नाउ के जुड़ने से दोनों देशों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से संबंधित सर्वोच्च अदालत में दायर याचिकाओं में गुण दोष पर बहस शुरू करेगी, जिसमें उद्धव ठाकरे सरकार की हार हुई थी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने महाराष्ट्र के रूप में शपथ ली थी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 2016 के नवाम रेबिया मामले में फैसला सुनाया था कि जिसने विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों को अयोग्यता की कार्रवाई के संबंध में रोक दिया था, जब स्पीकर को हटाने का नोटिस लंबित था। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के शिवसेना के उद्धव गुट द्वारा दायर नई याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने की संभावना है। ये याचिका चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देगी जिसमें पार्टी का नाम शिवसेना और धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह पार्टी के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को आवंटित किया गया था। एडवोकेट सिंघवी ने 20 फरवरी को मामले की तत्काल सुनवाई के लिए कोशिश की तो सीजेआई ने उन्हें 21 फरवरी को आने के लिए कहा है। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज से पूरे महाराष्ट्र की यात्रा पर निकल रहे हैं, जो 3 मार्च तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान उद्धव शिव सैनिकों से मिलेंगे। उद्धव ठाकरे ने ये दावा किया कि शिवसेना संगठन का बहुमत आज भी उनके साथ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी 160 सदस्य उनके साथ है। 18 राज्य प्रभारी उनके साथ है, जबकि शिंदे के साथ 11 हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता से जुड़ा विवादित बयान दिया तो बीजेपी का गुस्सा फूट पड़ा। अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में और वाराणसी में एफआईआर दर्ज करा दी है। पवन खेड़ा ने विवादित बयान उस वक्त दिया जब अदानी के मसले पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस विवादित बयान को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शाह ने कहा कि ये भाषा राहुल की भाषा है और ऐसी बोली का परिणाम कांग्रेस भुगतेगी। उन्होंने कहा, जनता देख रही है 2024 में कांग्रेस पार्टी दूरबीन से ही खोजने पे मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। विधानसभा के सचिव के हाबुंग ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि राज्यपाल द्वारा बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज से ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ओडिशा विधानसभा बजट सत्र के आरंभ होने से पहले ही सदन के हंगामेदार होने की झलक दिखाई देने लगी है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जिस प्रकार से बीजेपी विधायक दल के नेता ने अपने तेवर दिखाए हैं और बैठक के आधे से ही उठकर चल दिए, उससे ये अनुमान साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि इस बार का अधिवेशन पूरी तरह से हंगामेदार होने वाला है। पंजाब में सभी विभागों के हेड्स को ये आदेश दिया गया कि 21 फरवरी तक सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं, शैक्षणिक अदारों, बोर्डों, निगमों और गैर सरकारी संस्थाओं, पब्लिक और प्राइवेट दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं के नाम और सड़कों के नाम, पट्टियां, मील पत्थर, साइन बोर्ड पंजाबी भाषा में लिखने की हिदायत की है। उन्होंने कहा, अगर किसी और भाषा में नाम लिखना हो तो पंजाबी भाषा के नीचे लिखवाया जाए, जिसकी मियाद आज पूरी हो रही है।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं की भर्ती परीक्षा में चयनित 7,189 उम्मीदवारों को आज से नियुक्ति पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में इन नर्सों को नियुक्ति पत्र देंगे। एएनएम पोस्ट के लिए पिछले साल के मई में परीक्षा का आयोजन किया गया था। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसके लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। चुनाव में भाग ले रही पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए आज गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए नागालैंड और मेघालय जा रहे हैं। सुबह से नागालैंड के ओएनसोंग में अमित शाह की रैली चल रही है, जबकि शाम को मेघालय के शिलोंग में अमित शाह 2 जनसभाओं को संबोधित भी करने वाले हैं। दिल्ली नगर निगम में मनोनीत सदस्यों के वोट न करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी जोश में है। उसे उम्मीद है कि बुधवार यानी 22 फरवरी को होने वाले मेयर के चुनाव में उन्हें जीत आसानी से मिल जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की चिंता इस बात से बनी है कि मेयर के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। इस वजह से कहीं उसके पार्षद बीजेपी के मेयर उम्मीदवार को समर्थन न दे दें। कांग्रेस ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि उनके पार्षद वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। यदि मेयर का चुनाव कल हुआ तो दिल्ली को सबसे कम समय का मेयर मिलेगा। नए मेयर को काम करने के लिए करीब 1.5 महीने का समय प्राप्त होगा। घरेलू उड़ानों की यात्राओं की संख्या जनवरी में दुगनी होकर 1.25 करोड़ पहुंच गई है। पिछले साल ये संख्या 64,08,000 थी। इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से जारी की गई है। जनवरी में पिछले साल के मुकाबले एक बार फिर इंडिगो की उड़ान में गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट पिछले 5 महीने से जारी है। यही नहीं, जनवरी में यात्रियों द्वारा की गई शिकायतों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, एमपी, गुजरात, राजस्थान और चंडीगढ़ में एनआईए की छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग, हथियारों की तस्करी को लेकर एनआईए की छापेमारी हो रही है। देश भर में करीब 64 जगहों पे एक साथ छापेमारी जारी है। यूपी के कई जिलों में छापा पड़ा है। पीलीभीत में हथियार सप्लायर के घर भी एनआईए की टीम पहुंची। बवाना गैंग, लॉरेंस गैंग, टिल्लू गैंग के अपराधियों से पूछताछ के बाद एनआईए ने छापा मारा। एजेंसी को इनपुट मिला था कि नेपाल के रास्ते भारत में हथियार तस्करी हो रही है। उसी सिलसिले में ये छापे पड़ रहे हैं। दिल्ली में भले ही सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही हों और दिन में गर्मी लग रही है। दिल्ली में कल फरवरी में तीसरी बार सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 26 फरवरी 2006 को तापमान 34.1 सेंटीग्रेड पहुंचा था। आज भी तापमान ज्यादा रहने का अनुमान है। ये सिलसिला 22 फरवरी तक जारी रहेगा। उसके बाद तेजी से बढ़ते तापमान पर ब्रेक लगने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री के आसपास बना रहेगा। गुजरात में भी गर्मी के असर दिखने लगे हैं। फरवरी के महीने में ही यहां गर्मी का एहसास हो रहा है। तेज धूप के चलते लोगों ने सावधानियां बरतनी शुरू कर दी है। एक तरफ चिलचिलाती धूप है, दूसरी तरफ राहत देने के लिए ठंडे पेय पदार्थ जैसे नींबू पानी वगैरह सड़कों पर दिखने लगे हैं। लोगों को चिंता है, अभी से गर्मी का ये आलम है तो आगे क्या होगा। कोंकण क्षेत्र और गोवा में भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गुजरात, राजस्थान, कोंकण और गोवा में अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री पहुंच चुका है, जो सामान्य से 4 से 9 डिग्री ज्यादा है। वहीं खबर है पहाड़ों में मौसम फिर करवट लेने वाला है। पिछले एक हफ्ते से तप रहे पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान गिरने की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कम सक्रिय होने के चलते हिमाचल में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने के चलते राजधानी शिमला में बादल छाए हुए हैं। तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है और अगले 2 दिन तक अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है।